हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 2 को लेकर के आ गया हूं। पिछले वीडियो में मैंने 7 चैप्टर तक बताया था, जिसमें क्या था, मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम, उसका मेजरमेंट, मनी, बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सबको मैंने खत्म कर दिया था। ठीक है, तो आगे का सेक्शन जो है मैं आज करवा रहा हूं और आज इसको खत्म कर देंगे, है ना। आप लोग जो भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, कृपया करके वीडियो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि एक क्विक रिवीजन टाइप का वीडियो है। ठीक है, इसे बहुत डिटेल में तो मैं नहीं जा रहा हूं, बट एक क्विक रिवीजन आप लोग को यहां से मिल जाएगा। तो चलिए, अब आपके पास 8 नंबर है, कहता है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। इसका डिटर्मिनेशन कैसे, शॉर्ट रन जो इक्विलिब्रियम होता है आउटपुट का या एम्प्लॉयमेंट का, वो डिटरमाइन कैसे होता है। ठीक है, याद रखिएगा, कहता है इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम आउटपुट का मतलब है कि वैसा पॉइंट जहां पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड दोनों इक्वल हो, मतलब कि जो प्लान्ड आउटपुट है प्लान्ड डिमांड के बराबर हो, है ना। या तो आप एग्रीगेट सप्लाई बोलिए इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, या तो बोलिए सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, देखिए ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई होता है ना, और ये हमारा क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड, राइट। दोनों इक्वल इस पॉइंट पर है, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट या फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना। चलिए, कहता है ये जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होता है, एक ऐसा सिचुएशन है व्हेन प्लान व्हाट इज प्लान्ड टू बी प्रोड्यूस्ड इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट प्लान्ड टू परचेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना। मतलब जो प्लान किया गया प्रोड्यूस करने का, अगर वही प्लान किया गया परचेज करने का, सिंपल सी बात है, बायर्स सेलर्स दोनों सेटिस्फाई कर रहे, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, कोई भी प्रोड्यूसर जो होता है, कहता है डू नॉट सफर द लॉस ड्यू टू एक्सेस स्टॉक, उसके पास कोई एक्सेस स्टॉक नहीं होता। जब इक्विलिब्रियम होगा तो किसी प्रकार का एक्सेस स्टॉक नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, तो किसी भी प्रकार का एक्सेस स्टॉक का चांसेस नहीं होता है। मतलब जो एक्चुअल स्टॉक्स होगा, मतलब विद द प्रोड्यूसर, वो डिजायर्ड स्टॉक भी वही होगा। प्रोड्यूसर जितना एक्चुअली में उसका जो डिजायर था, जो प्लान्ड था, वही उसका एक्चुअल स्टॉक होगा, जो कि एग्रीगेट डिमांड के बराबर होगा। ठीक है, कहता है अगर कभी ऐसा हो जाए, मैंने कहा कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स एग्रीगेट सप्लाई होगा, है ना, लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि उसमें किसी प्रकार का डिसइक्विलिब्रियम आ गया, मतलब एग्रीगेट सप्लाई ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड हो गया, या फिर एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से बड़ा हो गया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो इक्विलिब्रियम होगा, इट इज रीस्टोर्ड थ्रू द चेंज इन एग्रीगेट सप्लाई, मतलब प्लान्ड आउटपुट में परिवर्तन करके हम लोग इक्विलिब्रियम पे ला सकते हैं, इकोनॉमी अपने आप ले आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहता है शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम अकर व्हेन एडिशनल इन्वेस्टमेंट कॉज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम थ्रू एन अपवर्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। देखिए हमारे पास दिस इज द एग्रीगेट सप्लाई लाइन, है ना, एंड दिस इज द एग्रीगेट डिमांड। ये इक्विलिब्रियम यहां पर आपका इतना इनकम है। कहता है अगर ऐसे सिचुएशन में अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा, जब शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब बात कहा गया कि ये जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया गया है ना, ये हमारा मान लीजिए C+I था, है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, C+I था, उसके प्लस में इन्वेस्टमेंट में चेंजेस किया गया। ठीक है, तो कहता है जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाता है तो इनकम जो बढ़ेगा उस पर मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है। अब भाई बात है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तो अब इसके बाद का जो टर्म है वो है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब होता है रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जब इन्वेस्टमेंट एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कारण इनकम कितना टाइम्स बढ़ा, वो हमारा कहलाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि कहा जाता है कि इकोनॉमी में जितना इनकम बढ़ेगा, जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना, उससे कई मल्टीपल्स टाइम में इनकम इंक्रीज करता है। ठीक है, अब सवाल है क्या रिलेशन है भाई, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ये सब कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन पहले बता चुके हैं, है ना। तो कहता है क्या रिलेशन है मल्टीप्लायर का उनके बीच में। देखिए
K बराबर 1/1 माइनस एमपीसी होता है। इससे हमारा एक रिलेशन आता है कि जैसे ही एमपीसी इंक्रीज करेगा मल्टीप्लायर का वैल्यू इंक्रीज करेगा, वहीं अगर एमपीसी का वैल्यू फॉल करेगा, है ना, तो मल्टीप्लायर का वैल्यू भी हमारा फॉल करेगा। ठीक है, वहीं इसको एक और सिंपल वे में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा, है ना, कि एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 होता है ना, तो 1/1 माइनस एमपीसी को हम लोग एमपीएस लिख सकते हैं ना। यहां से रिलेशन डेराइव होता है कि अगर एमपीएस बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर घटेगा, और एमपीएस अगर घटेगा तो मल्टीप्लायर हमारा बढ़ेगा। ठीक है, कहता है मल्टीप्लायर का जो वैल्यू होगा वो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकता है हमारा। ठीक है, याद रखिएगा ये चीजें। अब कहता है जो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होता है वो 2 प्रकार से काम करता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड क्या होता है, जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया जाए और एडिशनल इन्वेस्टमेंट के कारण अगर इनकम कई टाइम्स बढ़ जाए तो वो कहलाता है एडिशनल, वो कहलाता है फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। लेकिन अगर क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट घटाया जाए तो इनकम कई टाइम्स घट जाएंगे, इसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं ब्रीफली डिस्कस कर रहा हूं, मैं बस आपको रिकॉल करवा रहा हूं आपने पूरे साल क्या पढ़ा है, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आपके पास है। ठीक है, तो चलिए अब 9th चैप्टर में है आपका प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, है ना। इसको जानने के पहले कुछ टर्मिनोलॉजी वो समझ लीजिए। कहता है एक टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, है ना। कहता है जब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम हो, मतलब ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है ना, दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड, क्लियर। अगर इस जगह जो इक्विलिब्रियम वाला पोजीशन फुल एम्प्लॉयमेंट को दर्शाता है तो इसको बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब जहां पे फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा हो, है ना, इसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, क्लियर। लेकिन अगर हमारा इक्विलिब्रियम ऐसा हो रहा है, ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई है, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, क्या फुल एम्प्लॉयमेंट वाला था, लेकिन एक्चुअल जो होना चाहिए था ये, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमारा है ये वाला। तो देखो इतना इनकम डिटरमाइन होना चाहिए था फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन हो सिर्फ इतना ही रहा है, तो ये कहलाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मतलब इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड है, कहां पर, बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, मतलब जहां पे फुलर यूटिलाइजेशन लेबर का नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट और इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल, जब लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं, या फिर जो वेज चल रहा है उस पर काम नहीं करना चाहते, मतलब अपनी इच्छा से वो बेरोजगार है, तो वो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। ठीक है, वहीं अगर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ऐसा सिचुएशन जहां पे पीपल आर नॉट गेटिंग एनी वर्क इवन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, जो वेज रेट चल रहा है वो उस पे काम करना चाहते हैं फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो उसको इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहीं से एक टर्म डेराइव होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि अगर एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो, है ना, और इस जगह पर फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा हो, है ना, तो उसको बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब जितने भी लोग काम करना चाहते सब काम कर रहे हैं, तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने कहा फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि जब जितने भी लोग काम करना चाहते हैं, विलिंगनेस है, उनको काम मिला हुआ है। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, वहां पर भी कुछ तरह का बेरोजगारी रह सकता है, जैसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट पर भी जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो क्या हो सकता है, या तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रह सकता है या फिर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे इसीलिए टर्म है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कहता है नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो इकोनॉमी में हमेशा एग्जिस्ट करता है, इवन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, जीरो, मतलब जब फुल एम्प्लॉयमेंट हो इकोनॉमी में उस समय पर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है उसको नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए तो अब टर्म हमारा आता है इसमें डेफिशिएंट डिमांड, है ना। डेफिशिएंट डिमांड का मतलब क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए हमारा ये क्या है, एग्रीगेट सप्लाई है, दिस इज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अगर यहां पे एग्रीगेट डिमांड इतना रहता, ठीक है, तो इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट रहता। ठीक है, लेकिन
क्या है, एग्रीगेट डिमांड इक्वल, हमारा ये एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल वाला है। तो यहाँ क्या हुआ, फुल एम्प्लॉयमेंट पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड तो इतना होना चाहिए, लेकिन है सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो इस जगह पर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा क्या बोलते हैं समस्याएं जो आता है उसको बोलते हैं डेफिशिएंट डिमांड। मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से कितना कम है एग्रीगेट डिमांड, वो सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड कहलाएगा। क्लियर है। मतलब अगर यहां पर इस पॉइंट पर होता, पॉइंट ई पर, तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट होता इतना, ठीक है। यहां पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई है, लेकिन इतना कम हुआ, तो ये जो हमारा जो डिफरेंसेस है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट और ये एक्चुअल में, ठीक है, वो डिफरेंसेस हमारा बेसिकली क्या बताता है, डेफिशिएंट डिमांड को, ठीक है। और डेफिशिएंट डिमांड जो होता है उसके कारण डिफ्लेशनरी गैप आता है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड कितना है, देखिए तो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एग्रीगेट डिमांड इतना है, लेकिन एक्चुअल में अभी हो कितना है, इतना ही है। तो ये जो गैप है वो हमारा क्या कहलाएगा, डिफ्लेशनरी गैप, ठीक है। क्या कॉजेज आते हैं डिफ्लेशनरी गैप के, डिफ्लेशनरी, देखिए डेफिशिएंट डिमांड का मतलब डिमांड कम है ना, क्या रीजन हो सकता है, लोग अगर कंजम्पशन पे खर्च कम कर दिए, इन्वेस्टमेंट में कमी हो गया, सरकार खर्च नहीं कर रही है, हम लोग एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे जिसके कारण इनकम आ नहीं रहा, डिमांड नहीं कर रहे हैं, उल्टा हम लोग इंपोर्ट बढ़ा दिए हो या सरकार टैक्स राइज कर दिया हो, ये सब सिचुएशन में डिफ्लेशनरी गैप आ सकता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आता है, डिफ्लेशन और अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में आएगा। देखिए डेफिशिएंट डिमांड की कमी है ना, तो जब डिमांड की कमी रहेगी, ठीक है, तो हर प्रोड्यूसर चाहेगा अपना प्रोडक्ट को बेचना, तो क्या करेगा, उसके लिए रेट वो घटा देगा, डिफ्लेशन का दौर आ जाएगा। और जब डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर धीरे धीरे प्रोडक्शन में कमी भी करेगा, और जब प्रोडक्शन में कमी करेगा तो कुछ लेबर को हटाएगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये डेफिशिएंट डिमांड का कॉन्सिक्वेंसेस है। नेक्स्ट है एक्सेस डिमांड। देखिए हमारे पास ये एग्रीगेट सप्लाई है ना, एंड दिस इज द एग्रीगेट डिमांड ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ठीक है। और क्या हुआ, एक्चुअल में एग्रीगेट डिमांड इतना हो, बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट तो यहाँ पे आ गया है हमारा, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा जो डिमांड हो रहा है यहाँ पे, ये जो है ये एक्सेस डिमांड है जी, और इसका जो मेजरमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकता है, सेम वही जो आपने पढ़ा ना, डिफ्लेशनरी गैप का कॉज, इसको उल्टा कर दो, यहाँ रिडक्शन था, वहां कंजम्पशन इंक्रीज हो जाना, ठीक है, वहां पे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया जाए, एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए, इंपोर्ट घट जाए, सरकार टैक्स का बर्डन कम कर दे। तो जस्ट जो डिफ्लेशनरी गैप का जो कॉज है उसको उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, वही आपका इन्फ्लेशनरी गैप का कॉज हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है भाई, कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पे ये है ना कि देखिए आउटपुट तो बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद, देखिए एक्सेस डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है, एक्चुअल में है, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट है तो आउटपुट तो बढ़ेगा नहीं, डिमांड बढ़ रहा है, सीधा सीधी असर ये होगा कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन वगैरह ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसको करेक्ट करने का क्या कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल तरीका है। हमारे पास फिजिकल पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी है। फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपनाता है टू करेक्ट एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड, उसको बोलेंगे फिजिकल पॉलिसी, है ना। गवर्नमेंट का व्यू रहता है कि जो ग्रोथ हो, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हो, और इसके लिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी अपनाएगी वो फिजिकल पॉलिसी होगा। कैसे कर सकता है, कहता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक तरीका होता है, ये अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा, अगर एक्सेस डिमांड है तो सरकार खर्चा घटा देगी ताकि लोगों के पास पैसा घटे और एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम दूर हो जाए, है ना। टैक्सेस हमारा एक तरीका होता है, कहता है अगर डेफिशिएंट डिमांड है मतलब लोग डिमांड कर नहीं रहे, कम डिमांड करे तो सरकार टैक्स का बर्डन कम कर देगा, वहीं अगर एक्सेस डिमांड है, अधिक से अधिक डिमांड है तो सरकार टैक्स बढ़ा देगा। पब्लिक बोरोइंग है, पब्लिक मतलब सरकार जो लोन लेती है, कहता है डिक्रीज द टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, है ना। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो सरकार लोगों से लोन नहीं लेगी ताकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा बचे, वहीं अगर एक्सेस डिमांड है तो इंक्रीज कर देगी पब्लिक बोरोइंग ताकि लोगों के पास से पैसा एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है। फिर बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, कहता है सरकार अगर डेफिशिएंट डिमांड देख रहा है तो आरबीआई से बोरो करेगा पैसा, लोगों पे खर्चा करेगा, तो डेफिशिएंट डिमांड दूर हो जाएगा।
वहीं एक्सेस डिमांड है तो सरकार बोरो नहीं करेगी, है ना। तो ये फिस्कल पॉलिसी के तरीके हुए जिसके द्वारा एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को दूर किया जा सकता है। दूसरा हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी होता है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? जो ऐसा पॉलिसी जो कंट्री का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है टू करेक्ट डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है ताकि प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे। क्या क्या आता है भाई इसमें? बैंक रेट, रेपो रेट आता है। तो सरकार अगर चाह रही है कि एक्सेस डिमांड को हम लोग क्या करें, देखिए जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी कंपोनेंट है मैं ऑलरेडी डिस्कस किया हूं क्रेडिट कंट्रोल वाला सेक्शन में, सेंट्रल बैंक के फंक्शन में, ठीक है। यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करेंगे डिटेल में। अगर क्या करेगा यहाँ पे, अगर एक्सेस डिमांड है तो इंक्रीज कर देगा बैंक रेट, रेपो रेट, ताकि इसे लोन वगैरह महंगा हो जाए। वहीं डेफिशिएंट डिमांड में इसको डिक्रीज कर दिया जाएगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? इंक्रीज करता है टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। रिवर्स रेपो वह रेट जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक लोन देते हैं सेंट्रल बैंकों को, सरकार उसको सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा तो कॉमर्शियल बैंक ज्यादा ज्यादा वहां पे लोन देगा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब सेल और बाय सिक्योरिटीज फ्रॉम द ओपन मार्केट, ठीक है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा? एक्सेस डिमांड है तो मार्केट में सेल करने लगेगा सिक्योरिटीज, तो लोग खरीदेंगे, पैसा घट जाएगा और वो डिमांड कम करेंगे, एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वही सिक्योरिटी बाइज करेगी फ्रॉम द पीपल फ्रॉम द ओपन मार्केट टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड। जब सेंट्रल बैंक खरीदेगी तो उसके एवज में पैसा मिलेगा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो डेफिशिएंट डिमांड का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सीआरआर का मतलब होता है जो कमर्शियल बैंकों के पास डिपॉजिट होता है उसका जो रिजर्व रखना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। अगर एक्सेस डिमांड है तो इसको रेज कर देगा ताकि लोन देने के लिए पैसा कम बचे कमर्शियल बैंकों के पास। वहीं डेफिशिएंट डिमांड है तो उसको लोअर कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारा एक होता है तरीका एसएलआर, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। हर कमर्शियल बैंक जो खुद के पास लिक्विड फॉर्म में पैसा रखता है, ठीक है, वो एसएलआर होता है। देखिए पूरा जितने भी चीजें बता रहे हैं आराम से देखिएगा, ठीक है। टेकन फॉर ग्रांट ना ले, रिवीजन करने का इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता। मैं सब चीज को बारे में शॉर्ट में आपको डिस्कस कर रहा हूं तो कृपया करके लोगों तक शेयर भी कीजिए इसको, ठीक है। चलिए आगे है मार्जिन रिक्वायरमेंट। कहता है अगर एक्सेस डिमांड है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा देगा ताकि लोन देने के लिए कम बढ़े, और डेफिशिएंट डिमांड के सिचुएशन में इसको लोअर कर दिया जाएगा। क्रेडिट राशनिंग के समय में भी एक्सेस डिमांड को बढ़ाने के लिए, ठीक है, मतलब इसको इंड्यूस करेगा और विड्रॉ कर लिया जाएगा डेफिशिएंट डिमांड को दूर करने के लिए, क्रेडिट राशनिंग हटा दिया जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक्सेस डिमांड है तो क्रेडिट राशनिंग ला देगा मतलब फिक्सेशन, और अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो फिक्सेशन नहीं लाएगा, ठीक है। मोरल सॉल्यूशन है क्या है इसमें? एडवाइस देता है अगर सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि नहीं एक्सेस डिमांड का प्रॉब्लम है तो वो कमर्शियल बैंकों को सजेस्ट करती कि भाई ज्यादा लोन नहीं दो, एक्सेस डिमांड है, ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है। क्लियर? ये हमारा मोरल सॉल्यूशन में आता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पार्ट है आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, चैप्टर 10। क्लियर? बजट क्या होता है भाई? देखो बजट बड़ा सिंपल, आप लोग हमेशा सुनते रहते होंगे बजट बजट, सरकार बजट पेश किया, है ना। ये साल 2024 में जो बजट पेश हुआ था, है ना, फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में, वो इंटरिम बजट था। क्योंकि जिस साल इलेक्शन होता है लोकसभा का, ठीक है, उस साल इंटरिम बजट लाया जाता है, ठीक है। तो बजट होता है एक फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो एक्सपेक्टेड रिसीव्स और एक्सपेंडिचर के बारे में बात करता है इन अ फिनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। क्या एक्सपेक्टेड रिसिप्ट से कहां से पैसा आने का संभावना है, कहां खर्च होने का संभावना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जीडीपी ज्यादा से ज्यादा तेजी से ग्रो करे, रिसोर्सेज का अच्छा से एलोकेशन हो, प्रोविजन हो पब्लिक गुड्स का, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ हो ताकि पॉवर्टी और रिच एंड पुअर के बीच का डिफरेंसेस कम हो, बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी क्रिएट हो, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट, है ना। रेवेन्यू बजट में क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। वहीं कैपिटल बजट के अंतर्गत कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। बजट को एक और तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं। कैसे? बजट रिसीट्स ले लीजिए और एक बजट एक्सपेंडिचर। अगर रिसीट्स लेंगे तो दोनों रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट दोनों इसी में आ जाएगा, है ना। एक्सपेंडिचर की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों इसी में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबको थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग जान लेते हैं सब क्या है भाई। अगर हम बजट रिसीट्स की बात करें तो बजट रिसीट्स का मतलब जितने रिसीट सरकार के पास आई, ठीक है। क्या होता है? पहला रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है ऐसा सरकार का ऐसा रिसीट्स जिसमें किसी भी प्रकार का एसेट्स में रिडक्शन नहीं आता है, ठीक है।
जैसे इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है ना, रेलवे सरकार को पैसा मिल रहा है, उससे सरकार का कोई एसेट्स में रिडक्शन तो नहीं आ रहा है। विच डू नॉट क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट, जो लाइबिलिटी नहीं बनाती हो, जैसे टैक्स रिसीव्ड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार जब हम लोग से लोन लेती है तो सरकार को क्या कोई लाइबिलिटी क्रिएट होता है? नहीं। वहीं कैपिटल रिसीट्स की अगर बात करें तो क्या होता है? विच क्रिएट लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट एंड रिड्यूस एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। लाइबिलिटी कैसे क्रिएट करता है? अगर सरकार कहीं से लोन लेके रखा है तो लाइबिलिटी नहीं है कि चुकाना पड़ेगा हमको। और एसेट्स रिड्यूस कैसे होता है? क्योंकि अगर डिस इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो एसेट्स में रिडक्शन आया ना, सरकार मान लीजिए कल को रेलवे बेच देती है, ठीक है, तो पैसा सरकार के पास आएगा, जो पैसा आएगा वो कैपिटल रिसीट्स होगा, ठीक है। लेकिन सरकार का एसेट्स में कमी हुआ ना। दूसरा है बजट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वैसे ही दो टाइप से है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? विच डू नॉट कॉज इंक्रीज इन गवर्नमेंट एसेट, जो सरकार के किसी प्रकार के मतलब एसेट्स नहीं बढ़ाता है ना, रेगुलर होने वाला खर्च है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। जैसे लॉ एंड ऑर्डर पे जो सरकार खर्च कर रही है। साथ ही साथ विच डू नॉट रिड्यूस गवर्नमेंट लाइबिलिटी, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी घटती भी नहीं है। जैसे सरकार ओल्ड एज पेंशन दे रही है तो क्या एक महीना देकर के खत्म हो गया? क्या देते रहना पड़ेगा ना। वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसमें गवर्नमेंट के लिए एसेट्स बनता है, जैसे सरकार रोड बना रही है तो एसेट्स बना ना, और सरकार के लिए लाइबिलिटी घटता है, जैसे पेमेंट किया लोन का तो घटा ना लाइबिलिटी, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसे दो और पार्ट में बांट सकते हैं, किसमें प्लान्ड एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में। जब हम लोग प्लान्ड एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो क्या होता है कि जब सरकार पहले प्लान कर प्रोग्राम के तहत डेवलपमेंट वर्क के लिए सरकार खर्च कर रही हो, ठीक है, तो वो प्लान्ड एक्सपेंडिचर होगा। लेकिन नॉन प्लान्ड क्या होता है? एक्सपेंडिचर और रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, है ना, जैसे वो नॉन प्लान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंजेस कर दीजिएगा। प्लान्ड एक्सपेंडिचर का डेफिनेशन यहाँ पे नहीं है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। प्लान एक्सपेंडिचर जब सरकार प्लान करके खर्च करती है, जैसे 5 ईयर प्लान में, ठीक है। नॉन प्लान जब बिना प्लान किए खर्च हो जाता है, जैसे कोविड अचानक आ गया, वहां जो खर्च हुआ नॉन प्लान एक्सपेंडिचर था, ठीक है। वही एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है, एक नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होता है। डेवलपमेंट मतलब जो डेवलपमेंट वर्क के लिए सरकार खर्च करती है, ठीक है, जैसे रोड बना रही है, पुल बना रही है, ये डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा जब सरकार डेवलपमेंट के लिए नहीं बल्कि रेगुलर फंक्शन के लिए काम कर रही हो, जैसे लॉ एंड ऑर्डर वगैरह को मेंटेन करने में जो सरकार को खर्च आ रही है, ठीक है। चलिए अब आता है हमारे पास बैलेंस बजट। कहता है सरकार का अगर खर्चा और रिसीट दोनों बराबर हो, बैलेंस हो जाएगा। सरप्लस मतलब बच जाना, एक्सपेंडिचर कम हो, आया रिसीट ज्यादा, सरकार के पास आया ज्यादा, खर्च हुआ कम। डेफिसिट बजट क्या होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा और रिसीट्स हमारा हो कम। कहता है बजट डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। बट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ? सरकार खर्च ज्यादा कर रही है, रिसीट्स कम। डेफिसिट 3 प्रकार का होता है बजट डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल और प्राइमरी डेफिसिट। ये 3 प्रकार के बजट डेफिसिट हमारे होते हैं, ठीक है। क्या होता है भाई रेवेन्यू डेफिसिट? ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। वहीं फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग बोलिए, या फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दीजिए, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स अदर देन गवर्नमेंट बोरोइंग, ठीक है। वहीं प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। जो फिजिकल डेफिसिट हुआ वो और जो इंटरेस्ट पेमेंट है उसको माइनस कर देंगे, वो हमारा आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर? अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज रेट रेफर्स टू द प्राइस ऑफ वन कंट्री विद द प्राइस ऑफ अनदर कंट्री। मतलब एक कंट्री के करेंसी का प्राइस अदर कंट्री के प्राइस के साथ अगर तुलना करें वो एक्सचेंज रेट होता है। जैसे $1 बराबर हुआ ₹80, ठीक है। $1 का कितना वैल्यू? 80 रुपए के बराबर है। अगर हम लोग ₹1 इंडिया के टर्म में बात करें तो क्या होगा? $1/80, ये, ठीक है। एक्सचेंज रेट 2 प्रकार के होते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में क्या होता है? जब फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब डिटर्मिनेशन किसके द्वारा हो? मार्केट फोर्सेज लाइक डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इसके द्वारा होता हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्लियर? कहता है व्हेन ओनली टू फ्री मार्केट फोर्सेस सप्लाई एंड डिमांड एक्सचेंज हैपन टू राइज, मतलब जब डिमांड एंड सप्लाई राइज के कारण एक्सचेंज रेट राइज कर गया। मतलब पहले हम मतलब 80 रुपया देते थे, $1 हमको मिल जाता था, अब हुआ कुछ ऐसा फॉरेन एक्सचेंज महंगा हो गया, अब 90 रुपया दे रहे तब हमको $1 मिल रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? हमारे कंट्री का वैल्यू घट गया ना, तो इसको डेप्रिसिएशन ऑफ
डोमेस्टिक करेंसी बोलते हैं। वहीं अगर एक्सचेंज रेट मतलब घट गया, मतलब पहले 80 रुपया देते थे तो हमको $1 मिलता था, अब हम अगर 80 रुपया दे रहे हैं तो हमको मिल रहा है $1.25। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे करेंसी का वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, क्लियर है? इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी समझ लीजिए, आप लोग कंफ्यूजन हुआ होगा, है ना। जैसे मान लीजिए हम $1 ले रहे थे, कितना में, 80 रुपया में। ठीक है, अब क्या हुआ, फॉरेन एक्सचेंज रेट घट गया। क्लियर, मतलब अब कहा कि तुम 80 क्यों दे रहे हो, तुम हमको 70 रुपया ही दो ना $1 के लिए। ठीक है, तो हमारे लिए तो फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो गया ना, पहले हम 80 रुपए दे करके $1 खरीदते, अब 70 रुपये में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा हमारे डोमेस्टिक करेंसी का एप्रिसिएशन। ठीक है, वहीं अगर आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की बात करें तो जब गवर्नमेंट अथॉरिटी डिसाइड करती है, ठीक है, क्या होना चाहिए एक्सचेंज रेट, वो होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसमें मार्केट फोर्स का कोई भी रोल नहीं होता है, नो रोल ऑफ मार्केट फोर्सेस। यहाँ पे अगर गवर्नमेंट अपना डोमेस्टिक करेंसी का वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिस्पेक्ट में घटा दिया तो उसको डिवैल्यूएशन बोलेंगे, अब बढ़ा दिया वैल्यू तो उसको रीवैल्यूएशन कहेंगे। ठीक है, एक टर्म यूज होता है मैनेज फ्लोटिंग। देखिए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं, और अब है मैनेज्ड फ्लोटिंग, इसको डट्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन होने के लिए पूरी तरह मार्केट फोर्स पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट भी इंटरवेन करती है, मतलब जो मॉनेटरी अथॉरिटी होता है देश का, वो भी उसमें इंटरफेयर करता है और उसको मैनिपुलेट करता है एक्सचेंज रेट को, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैनेज फ्लोटिंग। ठीक है, तो चलिए लास्ट चैप्टर हमारे पास है बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए हर देश किसी दूसरे देश के साथ ट्रांजेक्शन करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, है ना। कहता है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, समरी स्टेटमेंट ऑफ ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन बिटवीन द कंट्री ऑफ एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ करता है, उसका जो स्टेटमेंट होगा वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। ठीक है, इसमें दो प्रकार के कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट कंपोनेंट और कैपिटल अकाउंट कंपोनेंट। ठीक है, ये जो हमारा मॉनेटरी या फिर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस हैं, ठीक है, उसको भी दो पार्ट में बांटा गया है, मतलब कई पार्ट में बांटा गया है। क्या, मर्चेंटाइज, इनविजिबल और ट्रांजेक्शन लीडिंग टू चेंज इन द ओनरशिप ऑफ एसेट्स, है ना। देखिए ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया, इनविजिबल में हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ क्या बोलते हैं इसको, सर्विसेज, इसमें हो गया कैपिटल ट्रांसफर वगैरह वगैरह, है ना। कहता है तो डिटेल में सबको देख लेते हैं। करंट अकाउंट की बात करें, है ना, तो वैसे चीजों का इसमें रखा जाता है जो लायबिलिटी फ्री रहता है, मतलब जिसमें किसी प्रकार लायबिलिटी वगैरह नहीं बनता। अरे भाई हम सामान बेचे विदेश में तो कोई लायबिलिटी कि हमको खरीदना भी पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसमें क्या शामिल होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर, ये सब चीजें शामिल हो किसमें, करंट अकाउंट रिकॉर्ड में, है ना। कहता है एक चीज याद रखिएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज कॉल्ड मर्चेंडाइज, ठीक है, या विजिबल ट्रेड। क्लियर। अब इनविजिबल इंक्लूड्स क्या होता है, इसमें इनविजिबल मतलब नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर, ये सब इनविजिबल ट्रांजेक्शंस होते हैं। ठीक है, जब हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट ऑफ मर्चेंटाइज माइनस इंपोर्ट ऑफ, मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो हमारा होगा क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड या फिर ट्रेड बैलेंस। उस हिसाब से करंट अकाउंट बैलेंस जो हमारा होगा वो क्या बनेगा, ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस जो होगा, इसका सम जो होगा वो करंट अकाउंट बैलेंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए मजा आ रहा है आप लोग को। आगे देखिए कैपिटल अकाउंट, कहता है कैपिटल अकाउंट में ऐसे कंपोनेंट्स को शामिल किया जाता है जो लायबिलिटी से रिलेटेड होता है, जैसे बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल, शॉर्ट टर्म डेट वगैरह। बोरोइंग क्या हो सकता है, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस भी हो सकता है जो हेल्प कर रहा है, और कॉमर्शियल बोरोइंग भी हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो, इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो वगैरह आता है एफआईआई में। ठीक है, अब हमारे पास टर्म है ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए ऑटोनोमस आइटम्स का मतलब होता है ना, जो प्रॉफिट मोटिव से जितना भी ट्रांजेक्शंस किया जा रहा हो, ठीक है, वो सारे के सारे ऑटोनोमस में आएंगे, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह। ठीक है, इसको बोलते हैं अबव द लाइन आइटम, है ना। वही अकोमोडेटिंग क्या होता है कि ये ऐसा बीओपी ट्रांजेक्शन है
जिसका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, इसका मोटिव होता है जो बीओपी में डेफिसिट या सरप्लस है उसको करेक्ट करना, ठीक है ना। अब सवाल है बीओपी डेफिसिट सरप्लस कब होता है। देखिए जितना पेमेंट किया उतना आया तो बैलेंस्ड है, लेकिन हम एक्सपोर्ट वगैरह ज्यादा किए, हम पैसा ज्यादा कमाए और हमारा खर्च कम हुआ, ठीक है, तो वो सरप्लस हो जाएगा। पैसा आया कम गया ज्यादा तो डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ब्रीफ क्विक रिवीजन का ये वीडियो कंप्लीट मैक्रो इकोनॉमिक्स का फॉर क्लास 12। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, है ना। पूरा वीडियो को देख लिए तो बहुत अच्छी बात है, लाइक भी कर दीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद।